जैसे कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी अंधा कानून, उस अंधा कानून में रजनीकांत प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आता है, यानी कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है, पूरे कानून तोड़ता है लेकिन कानून के अंदर ही रहते हुए, और उसको गिल्टी नहीं माना जाता, आखिरकार उसको जमानत मिल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीव और हम स्टार्ट किए हुए हमारी पॉलिटी लेक्चर सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान के स्रोत क्या क्या है। अब यहां पर हमको समझने वाली बात यह है कि हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में देखा कि संविधान सभा ने किस तरह से संविधान का निर्माण किया, और आप लोगों को यह पता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इतने बड़े संविधान को बनाते वक्त क्या माइंडसेट रहा होगा उन लोगों का, क्या उन्होंने सोचा होगा कि हम ऐसा संविधान बनाएंगे जो कि हमेशा के लिए अजर अमर रहेगा। यही सोचते हुए उन संविधान निर्माताओं ने अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा और उनमें जो भी उन्हें अच्छा लगा वो उन्होंने वहां से उठाया और हमारे संविधान में रखा। जिन जिन चीजों की जरूरत हमारे संविधान में उन्हें महसूस हुई, उन्होंने उस चीज को वहां पर लाके रख दिया। तो हमको देखना है कि हमारे संविधान में जो भी आर्टिकल्स, जो भी प्रोविजंस, जितनी भी चीजें वहां पर मौजूद हैं, उनमें से कौन कौन सी चीजें हमने अलग अलग संविधानों से उठाई हैं या अलग अलग कानूनों से उठाई हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में अपन देखते हैं कि हमारा पहला सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। अपन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बहुत अच्छी तरीके से पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखा है। हमने देखा भी है कि इस समय पर फेडरल वगैरह बनाने की बातें की गई थी, सुप्रीम कोर्ट वगैरह बने थे, आरबीआई बना था। तो उस एक्ट में बहुत सारी चीजें थी। जब हमने हमारा संविधान बनाया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से काफी चीजें डायरेक्टली उठाकर हमने हमारे संविधान में रखी। कौन कौन सी चीजें उठाई? जैसे कि सबसे पहली चीज फेडरल स्कीम, यानी कि संघीय व्यवस्था। अब पहले हमको यह समझना होगा कि संघीय व्यवस्था होती क्या है। फेडरल का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था किसी भी देश में जहां पर केंद्र और राज्य के बीच में पावर डिवाइडेड हो, यानी केंद्र की शक्तियां अलग होंगी, राज्य की शक्तियां अलग होंगी। ऐसा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ही हो, यह पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कहा गया था। हमने वहां से उठाकर हमारे संविधान में रख लिया। इसीलिए आज हम देखते हैं कि हमारे संविधान में यूनियन यानी कि केंद्र की शक्तियां अलग होती हैं, केंद्र के पास अलग तरीके की पावर होती है, राज्य सरकारें अलग तरीके से काम करती हैं। इनके विषय भी बट रखे हैं, जो कि अपन ने अनुसूची पढ़ते वक्त देखा कि अनुसूची नंबर 7, जिसमें 3 लिस्टें दी हुई हैं, 3 सूचियां दी हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट, इसका मतलब है कि केंद्र के लिए कुछ विषय दिए गए हैं जिन पर ही बस वो कानून बना सकती है। स्टेट के लिए अलग से कुछ विषय दिए हुए हैं जिन पर ही बस वो कानून बना सकती है। और इसी को कहा जाता है फेडरल सिस्टम, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में पावर का डिवीजन क्लियरली दिखाई देता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण। और जब भी शक्तियों का पृथक्करण किसी संविधान में हो तो हम उसे कह देते हैं कि संघीय व्यवस्था मौजूद है। तो हमारे संविधान में जो संघीय व्यवस्था है ये हमने उठाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके अलावा हमने यहां से लिया है ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्यपाल का कार्यालय। राज्यपाल क्या होता है? जिस तरह से भारत देश का प्रमुख, फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्य का पहला व्यक्ति राज्यपाल होता है। और राज्यपाल का कार्यालय कैसा होगा, किस उम्र से राज्यपाल बनने की योग्यताएं दी जाएंगी, कौन सा ऑफिस वो होल्ड करेगा, कितने समय तक के लिए राज्यपाल बना रह सकता है, कौन इसको अपॉइंट करेगा, इन सब की डिटेलिंग हमने हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाकर संविधान में रखी है। तो राज्यपाल का कार्यालय कैसा होगा, ऑफिस ऑफ गवर्नर कैसा होगा, इसकी डिटेलिंग भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाई है। अब समझना हमको यहां पर यह है कि गवर्नर का चैप्टर जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस चीज को हम डीप में अगेन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमको बस इतना समझना है कि इस अधिनियम से हमने क्या क्या उठाया है। तीसरी चीज जो हमने ली वो है जुडिशियरी, यानी कि न्यायपालिका।
हमने पिछले लेक्चर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पढ़ते वक्त डिस्कस भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है दिल्ली में 1935 के एक्ट से, और वही सुप्रीम कोर्ट को हमने आजाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी मान लिया था, क्योंकि ये यहां पर मौजूद है। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से आया है। उसके बाद अगर हम देखें पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, राजस्थान पीएससी, पीएससी जो स्टेट लेवल पर लोक सेवकों के लिए तैयारी करवाई जाती है, ये दोनों ही प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से उठाए गए हैं और हमारे संविधान में आज मौजूद हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो इमरजेंसी प्रोविजन यानी कि आपातकालीन उपबंध। आपातकाल क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिस समय तुरंत कोई निर्णय लेने की जरूरत पड़े, उस समय पर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति के द्वारा जब इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो पूरी शक्ति राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेते हैं और राष्ट्रपति ही देश को चलाना शुरू करते हैं। हालांकि इमरजेंसी 3 तरह की होती हैं, एक नेशनल इमरजेंसी, दूसरी स्टेट इमरजेंसी और तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी वाले चैप्टर में आगे हम इनको डीप में पढ़ेंगे, एक एक चीज को जानेंगे। फिलहाल हमको बस इतना समझना है कि ये इमरजेंसी का उपबंध, इमरजेंसी का प्रोविजन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया है। ये कुछ मेजर चीजें थी जो हमने इस एक्ट से ली हैं। इसके अलावा हमारे संविधान में अलग अलग देशों के संविधानों से भी हमने कुछ ना कुछ अच्छी चीजें उठाई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन के संविधान से हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ली वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का संसदीय स्वरूप। क्या होता है संसदीय स्वरूप? जैसे कि 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि हमारी है, और एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि अमेरिका की है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हिंदी में कहते हैं सरकार का संसदीय स्वरूप, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहा जाता है सरकार का अध्यक्षीय समूह। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें 2 हेड होते हैं, एक रियल हेड और एक नॉमिनल हेड, यानी कि एक वास्तविक मुखिया होता है और एक नामित मुखिया होता है। वास्तविक और नामित का मतलब क्या है? यानी कि भारत के संविधान में, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत 2 लीडर्स दिखाई देते हैं, एक प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर। वहीं पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमको एक ही लीडर दिखाई देगा, प्रेसिडेंट, जैसे कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप वही है। उसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमको और भी बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलता है कि पावर्स अलग अलग होती है। जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, लेकिन सारे के सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पावर्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एब्सोल्यूट पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। तो हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उठाया और हमारे संविधान में अडॉप्ट किया। उसके बाद जो ब्रिटेन से हमने लिया वो है रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन। अब ये क्या होता है? देखिए, रूल ऑफ लॉ एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, अवधारणा है। इसके जनक कहा जाता है ए.भी. डाइसी। ए.भी. डाइसी ने बहुत पहले एक बात बोली कि किसी भी देश में कानून इस तरह से होना चाहिए कि जो भी आपने कानून बना दिया तो कानून बन जाने के बाद सब लोग कानून के अंडर में हो जाएंगे, कानून से बड़ा कोई भी नहीं होगा, यानी कि विधि का ही शासन चलेगा। जो कानून एक बार बना दिया उस कानून को आप बदल तो सकते हो, लेकिन जब तक कानून लागू है तब तक सबको उसका पालन करना पड़ेगा। इसी को कहा जाता है रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन, विधि का शासन। इसीलिए हम देखते हैं कि आज भी भारत में जो भी कानून बन जाता है उसको सबको पालन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये उपबंध हमने ब्रिटेन के संविधान से उठाकर हमारे संविधान में रख दिया है। इसके आगे की अगर बात करें तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने ब्रिटेन के संविधान से उठाई है वो है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, यानी कि हम एक बार में सिर्फ इंडिया के ही सिटीजन हो सकते हैं, भारत के ही नागरिक हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि भारत के नागरिक के होने के साथ साथ आपने जर्मन की नागरिकता ले रखी है या फिर फ्रांस की नागरिकता भी ले रखी है। तो ये प्रोविजन
हमने नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि हमने ये प्रोविजन एकल नागरिकता का ब्रिटेन से उठाया है। ब्रिटेन में भी यही चलता है कि वो एक बार में सिर्फ एक ही देश के नागरिक रह सकते हैं। हमने भी सेम टू सेम किया। उसके बाद ब्रिटेन में एक और सिस्टम देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं कैबिनेट सिस्टम, यानी कि मंत्रिमंडल। कैबिनेट सिस्टम भी हमने ब्रिटेन से उठाया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखा है। लेकिन अब यहां पर हमको समझने वाली बात यह है कि भारत के संविधान में वर्ड कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही बार दिखाई देता है, वो भी आर्टिकल नंबर 352 352 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। जब आपातकाल लगेगा, नेशनल इमरजेंसी लगेगी, उस समय पर कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन यानी कि मंत्रिमंडल की लिखित आवेदन पर ही राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। यानी कि कैबिनेट होगा, इस चीज की पुष्टि हमको आर्टिकल 352 से हो जाती है। और कैबिनेट हमने लिया कहां से है? तो वो लिया है ब्रिटेन से। समझना है हमको कि कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अंतर होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, उन्हें कहा जाता है, उन सांसदों को कहा जाता है जिनके पास मंत्रालय है। छोटा बड़ा कोई भी मंत्रालय अगर है तो हम उन्हें कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से ही जो बड़े मंत्रालय जिनके पास होते हैं उनको कहा जाता है कैबिनेट। जैसे कि होम मिनिस्ट्री, रेलवे, डिफेंस, इकोनॉमी, इन सबको अगर हम एक साथ कंबाइन कर दें तो उन्हें कहा जाएगा कैबिनेट, जो कि बड़े मंत्रालय होल्डर्स होते हैं। ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद ब्रिटेन से जो हमने लिया है वो है बाई कैमरलिज्म, यानी कि द्विसदनीयता। आज हम देखते हैं कि हमारे पास संसद भवन में दो हाउस दिखाई देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये प्रोविजन हमने ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया है कि हम एक सदन नहीं रखेंगे, दो सदन रखेंगे, जिससे कि कोई भी कानून जब पारित हो तो उसको अच्छी तरह से जांच की जा सके। अगर लोकसभा की तरफ से आया है तो राज्यसभा अच्छे से जांच कर ले, राज्यसभा की तरफ से आया तो लोकसभा अच्छे से जांच कर ले, उसके बाद ही कानून बनाए। ये सारी चीजें हमने ब्रिटेन के संविधान से उठाई हैं और हमारे संविधान में रखती हैं। उसके बाद हम आगे देखें तो और भी कई संविधान हैं, जैसे कि अगला है अमेरिका। अमेरिका से भी हमने कई चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स एक गारंटी है जो कि आपका मिसयूज होने से आपको बचाएगी। यानी कि हम सबको कुछ अधिकार दिए हुए हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में मौजूद हैं। अब हमको यहां पर ध्यान रखना है कि जो पार्ट 3 में मौजूद हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, ये हमने लिए कहां से हैं? हमने लिए हैं अमेरिका से। लेकिन जो अमेरिका में फंडामेंटल राइट है, सारे के सारे फंडामेंटल राइट एज इट इज हमारे नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट्स अलग अलग हैं। हमने खाली वहां से फंडामेंटल राइट जैसी कोई चीज होनी चाहिए ये आइडिया उठाया है अमेरिका से। ये बिल्कुल मत समझना कि जो हमारे पास आर्टिकल हैं, यानी कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35, ये हमारे पास फंडामेंटल राइट है, सेम टू सेम अमेरिका में भी मिल जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने खाली फंडामेंटल राइट का आइडिया वहां से उठाया है। फंडामेंटल राइट्स अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद अगली चीज जो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है वो है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। अब न्यायिक समीक्षा क्या होती है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि जब भी पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगा, कानून कैसे बनाया जाता है? किसी भी एक सदन से, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी एक सदन से कानून बनाने का प्रस्ताव पारित होता है। जैसे मान के चलते हैं कि लोकसभा से बिल शुरुआत होती है तो लोकसभा से पास होगा, लोकसभा से पास होने के बाद बिल जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा से पास हो जाने के बाद फिर बिल जाएगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के साइन हो जाने के बाद कानून बन जाता है। लेकिन बनने के बाद भी एक बार सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो जांच करे कि क्या ये कानून वाकई संविधान के अनुसार बनाया गया है, ऐसा तो नहीं है इससे कोई फंडामेंटल राइट हार्म हो रहा हो या किसी को कोई नुकसान हो रहा हो। इन सारी समीक्षाएं करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। और ये पावर आई कहां से? तो ये हमने ली है अमेरिका के संविधान से। इसी को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू, यानी बने हुए कानून को रिव्यू करना, समीक्षा करना, और उसमें अगर कुछ गलत पाया जाए तो उसे हटवा देना। हम आगे चल के जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे या फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ेंगे तो समय पर हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू देकर हटा दिया,
जिसमें सबसे बड़ा है एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि पार्लियामेंट ने बनाई थी। उसको बनाने के लिए इतनी मेहनत की गई थी कि 2/3 मेजोरिटी लोकसभा से लगी, 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा से लगी, फिर राष्ट्रपति के साइन हुए, आधे राज्यों के 50% साइन हुए। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू देकर उसको खारिज कर दिया था। हालांकि इसको अपन डिटेल में सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको इतना समझना है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर अमेरिका के संविधान से हमने ली है। आगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र होने का मतलब है कि इन पर किसी का भी दबाव नहीं है, ये पूरा अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। ये पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दी हुई है। और ये हमने लिया कहां से है? ये लिया है अमेरिका के संविधान से। यानी अमेरिका के संविधान में भी सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंस दी गई है। उसके बाद हम अगला देखें तो फिर आता है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, महाभियोग का मतलब क्या होता है कि अगर कभी किसी वजह से राष्ट्रपति को पद से हटाना पड़ जाए, राष्ट्रपति ने कोई गलत कार्य कर दिया, संविधान के अगेंस्ट में कोई काम कर दिया, या ऐसी कोई चीज हो गई जिससे कि अब वो पद पर कार्य करने के काबिल नहीं बचे हैं और उनको अब हटाना है, तो कैसे हटाया जाएगा, इस चीज की पूरी एक प्रक्रिया है, पूरी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। यानी अमेरिका में जिस तरह से प्रेसिडेंट के पद को हटाया जाता है, ठीक उसी तरह से हम भारत के राष्ट्रपति के पद को भी हटाते हैं। उसके बाद अगली चीज, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बाकी जज ये राष्ट्रपति हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उपराष्ट्रपति, इन तीनों को कैसे हटाया जाएगा, इनके हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो हालांकि जब हम इनके पर्टिकुलरली चैप्टर्स पढ़ना शुरू करेंगे तो उस समय पर देखेंगे भी कि कैसे हटाया जाता है। फिलहाल के लिए हमें बस सोर्सेस देखना है कि हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है। ध्यान रखना है, चाहे वो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हो, चाहे उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के जज या फिर उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, सभी को हटाने की प्रक्रिया सेम है जो अमेरिका के संविधान में मौजूद है, वही भारत के संविधान में है। उसके बाद अगला अगर हम देखें तो अगला देश हमारे सामने है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से भी हमने बहुत सारी चीजें उठाई हैं, जैसे कि सबसे पहली डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या होता है डीपीएसपी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि अब देखिए नाम से समझ में आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी राज्य मतलब अपना देश के नीति निदेशक तत्व, यानी कि जब भी आप नीतियां बनाओ तो नीतियां बनाते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है, कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी कानून बनाओ तो कल्याणकारी राज्य ही बनना चाहिए, यानी कि आपके कानून से कल्याणकारी राज्य ही बाहर निकल कर आना चाहिए। इस चीज का निर्देश दिया गया है डीपीएसपी में, और ये डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। डीपीएसपी का पूरा चैप्टर हमारे संविधान के पार्ट 4 में मौजूद है। जब हम पार्ट 4 पढ़ेंगे तब हम डीपीएसपी के सारे प्रोविजंस को वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं संविधान के द्वारा। अगली चीज जो हमने आयरलैंड के संविधान से ली है वो है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का नामित होना। मतलब जैसे कि लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा में जो सदस्य हैं उनका चुनाव होता है डायरेक्ट, हम लोग खुद वोट डालने जाते हैं और हम हमारे सांसद को चुनकर लोकसभा भेजते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, इनडायरेक्ट वे में चुनाव होता है। इनडायरेक्ट वे में होने का मतलब है कि हर एक राज्यों के विधायक चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को, लेकिन वो पूरे सदस्यों को नहीं चुनते। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपने मन से ही नॉमिनेट कर देते हैं, यानी कि उन्होंने अपने ही मन से, हालांकि कुछ फील्ड से डिसाइड की गई है जैसे कि सोशल सर्विस है, वैज्ञानिक हैं, इन जगहों से ही हमको उठाना है, और 12 लोगों को बिना चुनाव लड़ाए ही, बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड देके ही डायरेक्टली राज्यसभा में बिठाना है।
ये चीज हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है। अब अगली चीज, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे हम राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता तो हिस्सा लेती नहीं है। आम जनता अगर हिस्सा नहीं लेती है तो फिर चुनाव में हिस्सा लेगा कौन? राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से किया जाएगा? जैसे कि इंडिया में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तथा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक और सांसदों के द्वारा। तो वो प्रक्रिया कि विधायक और सांसद ही राष्ट्रपति को चुनेंगे, किस तरह से चुनेंगे, क्या तरीका होगा उसका, ये पूरी प्रक्रिया हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है। हालांकि ये प्रक्रिया भी हम राष्ट्रपति के चैप्टर पढ़ते वक्त डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं अगले सोर्स। अगला है कनाडा। कनाडा के संविधान से भी हमने कुछ चीजें हमारे संविधान में लिखी हैं, जैसे कि सबसे पहली है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचा। जैसे कि हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर को रख लिया है। संघीय ढांचा तो है, संघीय ढांचा होने का मतलब है कि सेपरेशन है पावर का, केंद्र की शक्तियां अलग है, राज्य की शक्तियां अलग है। लेकिन कनाडा से हमने एक चीज एक्स्ट्रा ली है, वो ये कि जब कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जब कभी भी ऐसा लगता है कि अब राज्यों से नहीं संभल पाएगा, तो उस समय पर केंद्र शक्तिशाली हो जाएगा। जैसे कि इमरजेंसी जब लगती है तो इमरजेंसी में सारी पावर केंद्र के पास आ जाती है। तो यही चीज हमने कनाडा से उठाई है कि हर बार जरूरी नहीं है कि सेपरेशन ऑफ पावर रहेगी तो सब कुछ अलग ही चलता रहेगा, केंद्र हमेशा स्ट्रांग रहेगा, केंद्र की जो भी इच्छा होगी वो फिर फाइनल ही मानी जाएगी। ये पावर हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। उसके बाद अगर हम देखें अगली चीज, रेसिडुअरी पावर ऑफ सेंटर, यानी कि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, ये भी हमने कनाडा के संविधान से उठाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल नंबर 7 में 3 लिस्ट दे रखी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र बनाता है। स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट यानी राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है केंद्र और राज्य के बीच में तो केंद्र के पास पावर रहेगी। लेकिन समझने वाली चीज यहां पर यह भी है कि अगर हम कोई चीज भूल गए, मान के चलिए कि केंद्र की लिस्ट में, राज्य की लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट लिखे हुए, लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट निकल कर आ जाए जो हम लिखे ही नहीं, हमें जरूरत थी ही नहीं उस समय पर, लेकिन कोई नया मुद्दा निकल कर आ गया, तो ये अवशिष्ट शक्ति, जो रेसिडुअरी पावर जो लिखी नहीं है अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो उस समय कौन इस मैटर को सुलझाएगा? तो ये भी केंद्र के पास पावर रहेगी। ये नियम हमने लिया है हमारे कनाडा के संविधान से कि जब भी कोई ऐसी पावर जो संविधान में नहीं लिखी हुई है, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो उस समय उससे डील करेगा केंद्र। अगली चीज, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, यानी कि जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं इनका नियुक्ति कैसे हो। क्या इनका चुनाव किया जाएगा राष्ट्रपति की तरह, या फिर इनको राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाएगा? तो यहां पर राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, इस चीज को लेकर पूरा का पूरा नियम बनाया गया है, जिसमें कहा गया है क्लियरली कि राष्ट्रपति ही राज्यपाल का चुनाव करेगा। लेकिन राष्ट्रपति किसको राज्यपाल बनाएगा और किस राज्य का राज्यपाल बनाएगा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें बताएंगे। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने के बाद उनकी सलाह से राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। और ये प्रोविजन, ये प्रावधान भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी हमने कुछ सूचियां उठाई हैं, कुछ चीजें उठाई हैं, जैसे कि कॉनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। अभी जस्ट पहले हमने अभी डिस्कस किया है कि 3 तरह की सूची होती है हमारे पास, सेंट्रल, स्टेट और कॉनकरेंट। पहले सेंटर और स्टेट ही हुआ करती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के संविधान में एक कॉनकरेंट लिस्ट भी निकली, तो हमें लगा कि हमें को भी ऐसी कोई चीज अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। तो हमने कॉनकरेंट लिस्ट का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से ही उठाया है, यानी कि कॉनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि सेंटर और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या लिया है हमने। तो हमने लिया है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का मतलब क्या है? जब भी कोई बिल पास हो रहा हो
और बिल पास होने की सिंपल प्रक्रिया यह है कि लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए, राष्ट्रपति के साइन हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया, लेट सपोज कि कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ गई कि लोकसभा के कुछ मेंबर रेडी हो रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, राज्यसभा के कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, एक डेडलॉक बन गया कि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि बिल को फेल करना है या पास करना है, तो ऐसे समय पर राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो दोनों सदनों के सदस्यों को एक साथ बिठाए, संयुक्त बैठक करवाए और एक साथ बिल पास करवा दे। इसे कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। और ये नियम हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब इसके बाद अगले देश की ओर बढ़े। अगला है जर्मनी। जर्मन से भी हमने एक चीज उठाई है, वो ये कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को खत्म कर दो। जैसे मान के चलो कि आपातकाल लगा हुआ है, आपातकाल लगने के कई ग्राउंड होते हैं, जिनमें से एक है युद्ध हो रहा है। मान के चलिए कि एक युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान से इंडिया का युद्ध चल रहा है, और हमारे फंडामेंटल राइट्स में एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हम हमारी बात रख सकते हैं। अब सोच कर देखो कि आप बात तो कुछ भी रख सकते हो, आप ऐसी बात रख दो जिससे कि पाकिस्तान और भड़क जाए युद्ध के समय पर, तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को हम रोक देते हैं उस समय तक जब तक इमरजेंसी लागू है। हालांकि पूरे फंडामेंटल राइट खत्म नहीं होते, उसके लिए अलग अलग फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है। जैसे कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जिंदा रहने का अधिकार, ये कभी खत्म नहीं होता है, चाहे कोई सी भी इमरजेंसी लग जाए। ठीक है, तो ये प्रोविजन आपातकाल के समय पर मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है। ये हमने जर्मनी से उठाया है। अगला संविधान है यूएसएसआर यानी कि रूस का। रूस के संविधान से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकारों की तरह ही मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। अंतर बस इतना है कि मौलिक अधिकार उन्हें कहा जाता है जो हमारे अधिकार हैं, यानी कि अगर राज्य यानी कि सरकार अगर हमारे अधिकारों को छीनती है तो हमारे पास पावर है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और हमारे अधिकारों को वापस ला सकते हैं। लेकिन इतने अधिकार अगर संविधान हमको दे रहा है तो बदले में कुछ उम्मीद भी कर रहा है कि भाई आपके भी कुछ कर्तव्य हैं, कुछ ड्यूटीज हैं जिनको फुलफिल कर देना। और वो ड्यूटीज नंबर में आज हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे पास, जो हमारे कर्तव्य हमको पालन कर लेने चाहिए। हालांकि अगर आप नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि फंडामेंटल ड्यूटी पूरी ना करने पर आपको सजा सुनाई जाए, लेकिन सजा दी जा सकती है, यह भी प्रोविजन है अगर आगे चलकर ऐसा कोई कानून बन जाता है तो। फिलहाल सिर्फ इतना है कि हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमने उठाया है रूस से। अगले देश की ओर बढ़ते हैं तो अगला है फ्रांस। फ्रांस से हमने लिया है सबसे पहली चीज गणतंत्र, रिपब्लिक। क्या होता है गणतंत्र? याद करिए पिछले लेक्चर्स में जब हमने प्रीएम्बल पढ़ा तो प्रीएम्बल में हमने रिपब्लिक शब्द देखा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? गणतंत्र। गणतंत्र बनाना चाहते हैं। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र या रिपब्लिक का मतलब होता है कि देश का जो प्रमुख है, देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव होगा, हर बार चुनाव होगा, यानी राष्ट्रपति के बाद अगला राष्ट्रपति उसका बेटा या बेटी नहीं बनेगी, हर बार चुनाव होंगे। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है गणतंत्र। ऐसे देश जहां पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है उन्हें गणतंत्र देश कहा जाता है, और भारत एक गणतंत्र है। और यह गणतंत्र का प्रावधान हमने उठाया है फ्रांस से। उसके अलावा फ्रांस से हमने कुछ आइडियाज भी लिए हैं, जैसे कि लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता, फ्रेटर्निटी यानी बंधुता, यानी कि भारत में सब लोग समान हैं, भाईचारे के साथ रहेंगे, स्वतंत्रताएं हैं कुछ भी करने की। ये चीजें हमने फ्रांस से उठाई हैं, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन पहला ऐसा रेवोल्यूशन है जहां पर इन चीजों की बात की गई थी। नहीं, इससे पहले तो अधिकारों की बात ही नहीं हो रही थी। अब आगे की बात करें, अगला देश है हमारा जापान। जापान के संविधान से हमने एक चीज उठाई है जिसका नाम है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब है कि एक कानून है, कानून में एक प्रक्रिया लिखी हुई है कि इसको आपको पालन करना है। अब वो प्रक्रिया अगर आप पूरी तरह से पालन कर लेते हैं तो आप कभी भी गिल्टी नहीं होंगे, यानी कभी भी आप दोषी नहीं ठहराए जा सकते अगर आप कानून तोड़े बिना कुछ भी कर लो। इसीलिए जो बड़े बड़े वकील होते हैं या जो बहुत ज्यादा कानून के ज्ञाता होते हैं वो कानून को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उसके लूपहोल्स निकालते हैं और उन्हीं के बीच में खेलते रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी अंधा कानून, उस अंधा कानून में रजनीकांत प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आता है,
यानी कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है, पूरे कानून तोड़ता है लेकिन कानून के अंदर ही रहते हुए, और उसको गिल्टी नहीं माना जाता। आखिरकार उसको जमानत मिल जाती है, वो मर्डर कर देता है लेकिन फिर भी जमानत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसने नियम नहीं तोड़ा, कानून के अंदर रहते हुए सारे काम करे। तो अगर हम इस तरह से, हालांकि ये प्रक्रिया के कुछ फायदे कुछ नुकसान दोनों हैं, उस पर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हमें सिर्फ इतना समझना है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने जापान के संविधान से उठाया है। दो तरीके होते हैं, एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये दोनों ही हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते वक्त डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आता है आखिरी संविधान हमारा, जो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने दो चीजें हमारे संविधान में रखी हैं। पहली, प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को संशोधन कैसे करें। संविधान में कोई चीज जोड़नी है या कोई चीज हटानी है, कोई चीज की परिभाषा बदलनी है, तो किस तरह से उसकी प्रक्रिया रहेगी। यह प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संविधान से उठाई है। उसके अलावा जो मेथड है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होगा, कौन चुनेगा, क्योंकि हम तो चुनते नहीं, हम तो लोकसभा के मेंबर्स को बस चुनते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं विधायक, और ये विधायक ही राज्यसभा के मेंबर को चुनेंगे। ऐसी प्रक्रिया हमने कहां से ली है? ये ली हमने साउथ अफ्रीका से। और इतने सारे संविधानों से, इतने सारे कानूनों से थोड़ा थोड़ा इंपोर्टेंट जो लगा हमारे संविधान निर्माताओं को, उन्होंने वहां से उसको उठाया और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर रेडी किया। ये थे हमारे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आगे की लेक्चर्स में मिलते हैं। थैंक यू।